So in our today's video, we are going to discuss about a new chapter of class 12 biology, and that is molecular basis of inheritance. इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. इनहेरिटेंस होता क्या है या हेरिडिटी होता क्या है. दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है. नॉट ओनली दैट, उस मॉलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और वो मॉलिक्यूल कैसे एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है या उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को शो करता है. So this chapter will be totally dealing on the molecules and how these molecules are going to show a particular type of property. ठीक है, जैसे स्किन कलर हो गया, राइट. स्किन कलर जनरेट होता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन से. क्या नाम है उसके बारे में हम लोग जब स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तब जाएंगे. बट स्किन कलर जो है दैट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन. तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन होता कैसे है, बनता कैसे है, हाउ इज़ दिस प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ बॉडी और इनसाइड अ सेल, एंड व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन कि कितना मेलानिन या कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करना है टू मेक द परफेक्ट कलर ऑफ द स्किन. किसी किसी का कलर थोड़ा लाइट शेड का होता है, किसी किसी का डार्क शेड का होता है. तो डिपेंड करता है कि किसके अंदर वो जीन का एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज मॉलिक्यूल्स विच कंट्रोल्स and controls the properties of these proteins, expression of these proteins, and also how they are transferred from one generation to another. So as I have mentioned just now that heredity is the transfer of characters from parents to offsprings. हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है कि भाई कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है. पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहा है. अब ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, दिस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये होता क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस refers to the molecular substance and processes by which the genetic material or you can say genetic information is stored. ठीक है, स्टोर कैसे होता है, ये रेप्लिकेट कैसे होता है, ठीक है, कैसे इसको रेप्लिकेट या नंबर इसका इंक्रीज किया जाता है, हाउ इट इज ट्रांसफर्ड to the next progeny, and obviously how it is expressed. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है. तो ये पूरा चीज़ हम लोग एक ही टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कर करके पढ़ते रहेंगे.
दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उसका केमिस्ट्री क्या है, और किस प्रोसेस के हेल्प के थ्रू ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जो जेनेटिक मटेरियल है ये स्टोर कैसे होता है, ये रेप्लिकेट कैसे होता है, ये ट्रांसफ़र कैसे होता है दूसरे प्रोजेनी में या तो नेक्स्ट प्रोजेनी में, और ये एक्सप्रेस कैसे होता है। ठीक है, सो द जेनेटिक इंफॉर्मेशन the genetic information is carried out by अगर एनसीईआरटी के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। बट ये आया कहाँ से है, इसका ब्रीफ हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज in your competitive exam they give it. So genetic information is carried out by whom? It was first in the year 1869. There was a scientist named Frederick Miescher, Miescher. He was the first scientist to show that something is present inside the nucleus, that something is in the nucleus, that contains the genetic information. और उसने इस चीज़ का, उन्होंने इन चीज़ का नाम दिया न्यूक्लिन। He has given the name न्यूक्लिन। एकदम बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहता कि इससे आप जो है बोर हो या ऐसा कुछ आपको लगे, है ना। So I will make sure कि we will learn each and everything very slowly and we will make the things understandable. चलो, nice. Just a minute. Okay, fine. हाँ, तो इसके बाद in the year 1889 there was a scientist named Richard Altman, and this scientist showed कि ये जो न्यूक्लिन है ना, this न्यूक्लिन is acidic in nature. ये कैसा है, ये एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। और उसके बाद से ये जो नाम है, ये नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड। और करंट स्टडीज़ में हम लोगों को पता है कि ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक होता है RNA, ऑल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड, and the other category is DNA or deoxy ribonucleic acid. ठीक है, so now we know that the genetic information is carried out by nucleic acid. Also specifically it should be said like this, it is ribonucleic acid or deoxy ribonucleic acid. ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा और इसका बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस RNA DNA इन मच मोर डिटेल्स, बट एक जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स उसमें चाहिए होता है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट मस्ट बी देयर, व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट शुड बी देयर, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। सो दे आर व्हाट, दे शुड स्टोर इंफॉर्मेशन, इसमें जो है इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाना चाहिए। ये जो है रेप्लिकेट करना आना चाहिए द जेनेटिक, इफ़ अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो रेप्लिकेट होना चाहिए, अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए, और अगर एक जेनेटिक मटेरियल, एक मॉलिक्यूल अगर एक जेनेटिक मटेरियल है देन इट शुड बी ट्रांसमिटेड। ओके, सो इफ अ
molecule, if a molecule is a genetic material, then it must have these following characteristics. फिर से बोल रहा हूँ, क्या क्या आना चाहिए? It should be able to store information, it should be able to replicate, it should be able to express itself, and it should be able to transmit. ये कैरेक्टर्स उसमें होना चाहिए, ठीक है. अब देखो, the genetic material the genetic material is the substance which can store, replicate, express, and transmit hereditary information. So this is the exact thing I have written here, what is written in this cloud in a point-wise format. Fine. Now for a long time we were unable to know that which molecule contains the genetic material. We know that in a cell we have protein, we have carbohydrate, we have lipids, we have DNA, we have RNA, but it was not clear that which particular biomolecule is the genetic material. So various experiments were done, and those experiments proved that DNA is the genetic material in almost all organisms. So various experiments were done, and it was proved that DNA is the genetic material in almost all organisms. Now before we move deep into this whole experimental series, I want you to have an overview of this DNA and RNA. Though I'm repeating it once again, we are going to discuss about this DNA and RNA in much more detail, but this is just an overview, just a small overview. So what is the full form of DNA? It is deoxyribonucleic acid. What kind of sugar is there? It contains deoxyribose sugar. What are the nitrogenous bases present? That is A, adenine, T, thiamine, G, guanine, and C, cytosine. It is a double stranded structure. इसमें जब भी हम लोग इसके बारे में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें 2 स्ट्रैंड होता है. It is present in the nucleus, mitochondria, and chloroplast in case of the eukaryotes. It stores the information and it can self-replicate. It is more stable compared to any other molecules that we have. It is of only one type, and the last one is here adenine binds with thiamine with 2 bonds, and cytosine binds with guanine with 3 bonds. What kind of bonds, how it looks, what is the way of bonding, how a nitrogenous bond binds to a
sugar and how it actually looks like. We are going to study about its chemistry in a much more detailed way, but I'm repeating it once again, it is just an overview, so take it accordingly, take a note of it accordingly. Now in case of RNA, the full form is ribonucleic acid. The sugar that is present is ribose. Nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine, and uracil. So instead of having thiamine, what they have uracil. So instead of thiamine, in case of RNA, they have uracil. फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या था, इसमें thiamine था, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा uracil. ठीक है, nice. It is usually single stranded. Usually, majority of the time it is single stranded. It can be found inside the nucleus, in the cytoplasm, or attached to the ribosome. It is involved in the protein synthesis and gene expression. It is less stable, and here in this case, just like A used to bind with T, here A will bind with U and C will bind with G. Same, A binds with U with 2 bonds and C binds with G with 3 bonds. Repeating it once again, what kind of bond, we will discuss it later. There are majorly three types of RNA, that is mRNA, tRNA, and rRNA. Though there are many different types of RNA latterly discovered, but we will be discussing about those types of RNA once we go deep into this RNA portion. Right now this is just an overview, so I hope you got whatever I have done in this particular page, starting from the introduction, where what is this chapter going to deal. We have discussed it, what are the characters that a genetic material must have, and how this name of nucleic acid came into our language. Okay, so in the next page we will be learning about the experiments. I have said that various experiments were done to prove that DNA is the genetic material. So in the next page we are going to start about the different experiments one by one. So let us move to the next page. So let us start discussing about the first experiment, that is a transformation principle, also referred to as Griffith's experiment. So let us go back in our times, and we can see that questions started arising regarding a particular question, that is which biomolecule is the genetic material. This was the question, and it started in which year? It started in the year 1926. That out of the biomolecules that we know that are present inside the cell, which biomolecule is the genetic material? So in the year 1928, Griffith was the first scientist. Griffith designed an experiment to show the presence of genetic material. ठीक है, क्योंकि 1926 तक मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट बोलता था कि भाई प्रोटीन जो है वो सबसे अबंडेंट है एक सेल के अंदर, और वही जेनेटिक मटेरियल है. बट कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि सोचते थे कि नहीं, प्रोटीन कितना भी ज़्यादा हो, कुछ भी हो, दो protein is found in its highest quantity inside a cell, but still it is not the genetic material. There is someone else that is acting as a genetic material. So 1928 में ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उसने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो नहीं है बट कुछ और है. और उसको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑब्वियसली दे
he took the help of some organisms. So पहले उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया? इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए ग्रिफिथ ने क्या किया? he took a bacteria that cause pneumonia, also referred to as pneumococcus बैक्टीरिया। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया लिया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा सर, स्ट्रेप्टोकॉकस होता क्या है? देखो, बैक्टीरिया का बहुत सारा डिफरेंट शेप होता है। उसमें से एक शेप होता है कॉकस शेप, which is basically spherical shape, ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ। अब ये जो कॉकस बैक्टीरिया है इसका भी बहुत सारा वेरिएशंस है, जैसे मोनोकॉकस हो गया। मोनोकॉकस मीन्स it will contain only one single each one of these spherical bodies. Obviously the bacteria which are spherical in nature and they are separated from each other. एक होता है डिप्लोकॉकस, जिसमें क्या होता है? two of these spherical structures are attached. दो spherical structures ऐसे attached है। यहाँ पे एक सिंगल था, यहाँ पे दो अटैच्ड है। एक होता है ट्रिप्लोकॉकस, ऑब्वियसली उसमें 3 रहेगा, तो डायरेक्टली हम अपने जगह पे आ जाते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस इज बेसिकली द बैक्टीरियाज विच आर फाउंड इन अ सिंगल चेन। एक चेन होता था, एक बैक्टीरिया जिसमें ऐसे चेन्स आर प्रेजेंट वेयर मेनी बैक्टीरियाज are attached with one another to form a chain। और वैसे ही एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है ग्रिफिथ ने सिलेक्ट किया था, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, which is the causative organism of the disease pneumonia, ठीक है। अब देखो, ये जो स्ट्रेप्टोकॉकस है इसका 2 वेरिएंट्स होता है। इस स्ट्रेप्टोकॉकस का क्या होता है? 2 वेरिएंट होता है। एक को हम लोग कहते हैं आर स्ट्रेन और दूसरे को हम लोग कहते हैं एस स्ट्रेन। फाइन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन? व्हाट आर दीज? चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। आर स्ट्रेन में, इन केस ऑफ आर स्ट्रेन, the outer surface of the bacteria is rough, इसीलिए रफ से आर स्ट्रेन का आर आया है, राइट। एंड दिस is avirulent, or you can say non-virulent in nature। क्यों सर, ये क्यों non-virulent है? because immune cells can detect them, and remove or kill the बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि इसके आउटर सरफेस क्या है? रफ है, ये नॉन विरुलेंट है। और ये नॉन विरुलेंट क्यों है? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है इसको बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है एंड इट कैन किल द बैक्टीरिया। बट इन केस ऑफ एस स्ट्रेन
in case of S strain, the outer surface is smooth due to the presence of mucus. म्यूकस के प्रेजेंस के लिए क्या होता है, इसका आउटर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है. एंड ड्यू टू दिस इट इज़ विरुलेंट इन नेचर. क्यों विरुलेंट होता है? बिकॉज इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल्स कैन नॉट डिटेक्ट देम. ठीक है, डिटेक्ट नहीं होता है. दे स्टे इनसाइड द बॉडी, दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई एंड देन दे कॉज न्यूमोनिया. बहुत सिंपल है. अब देखो, तो ये नॉन विरुलेंट मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करेगा. एस स्ट्रेन विरुलेंट मतलब इट विल कॉज द डिजीज. ये जो है डिजीज कॉज करेगा और ये जो है डिजीज कॉज नहीं करेगा. सिंपल है. अब देखो, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है. ग्रिफिथ ने लिया माउस या ग्रिफिथ ने लिया माइस. ठीक है, और उसके अंदर आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया. तो क्योंकि आर स्ट्रेन जो है ये नॉन विरुलेंट है, तो इसके लिए माइस जो है वो सरवाइव कर गया. राइट, सो द माइस सर्वाइव्स. ठीक है. अब उसने क्या किया, अब उसने फिर से माइस लिया अपना, उसके अंदर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जो कि विरुलेंट स्ट्रेन है, जो कि न्यूमोनिया कॉज करेगा. और उस न्यूमोनिया के वजह से ये जो माइस है, द माइस डाइज एज एक्सपेक्टेड. नॉन विरुलेंट होगा तो वो सरवाइव कर जाएगा, और विरुलेंट है देन द माउस डाइज. अब उसने थर्ड क्या चीज़ किया, उसने माइस लिया और माइस के अंदर हीट किल्ड नाम से ही पता चल रहा है कि मैंने क्या किया, किल कर दिया. किसको? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को. किससे? हीट से. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच नाउ इट इज़ नॉन विरुलेंट. जैसा एक्सपेक्टेशन वैसा काम, माइस जो है वो सरवाइव कर गया. ठीक है, माइस जो है वो सरवाइव कर गया क्योंकि अपना जो एस स्ट्रेन है दैट इज किल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट. अब जो लास्ट उसने किया है कि माइस लिया, उसके अंदर हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऐड किया, उसके साथ लिविंग आर स्ट्रेन ऐड किया, और उसने जो है रिजल्ट चेक किया. अब एज ए बायोकेमिस्ट, एक मिनट के लिए सोच लो कि हम सब बायोकेमिस्ट हैं. एस स्ट्रेन जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया था दैट इज हीट किल्ड, सो इट इज अविरुलेंट. लिविंग आर स्ट्रेन भी अविरुलेंट है. तो नॉर्मल कंडीशन में एक्सपेक्टेशन क्या हो जाना चाहिए कि ये जो यहाँ पे जो माइस होगा ये सरवाइव कर जाएगा. राइट, बट रिजल्ट जो मिला वो टोटली ऑपोजिट है. एंड वी हैव सीन दैट द माइस डाइज. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तब जो है ग्रिफिथ ने एक स्टेटमेंट दिया. उसने क्या स्टेटमेंट दिया? ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसने लिविंग आर स्ट्रेन को कुछ चीज़ ट्रांसफर किया है, एंड ड्यू टू विच द लिविंग आर स्ट्रेन हैज बिकम विरुलेंट. उसने बोला कि दैट मीन्स some molecule is transferred from heat killed S strain to living R strain, transforming
transforming it into virulent form, causing the death of the mice due to pneumonia. ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, जब ग्रिफिथ ने इस माइस के अंदर से सैंपल लेके टेस्ट किया ना, अच्छे से देखो, माइस उसने लिया था, हिट किल्ड एस्ट्रेन लिया था जो कि अविरुलेंट है, हमने यहाँ पे शो भी किया था। लिविंग आर्स्ट्रेन है जो कि अविरुलेंट है, हमने यहाँ पे शो भी किया था। लेकिन उन दोनों को मिक्स करने के बाद ये जो है द माइस डाइज। नॉट जस्ट दैट, उसके बॉडी से जब हम लोगों ने सैंपल लेके टेस्ट किया, सैंपल टेस्ट हुआ इसका, तब उसके बॉडी से लिविंग एस स्ट्रेन हमको मिला, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? सोचो ना भाई, अगर किसी चीज़ को आप मार दिए हो जला के, तो फिर से वो जिंदा हो सकता है क्या? अगर किसी दिन जिंदा हो गया तब तो खुद ही डर जाओगे, राइट? लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस एस स्ट्रेन से कुछ चीज़ जो है, समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द आर स्ट्रेन, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, एंड ड्यू टू विच दिस लिविंग आर स्ट्रेन चेंज्ड इटसेल्फ टू the S strain. So in simple terms, we can say heat killed S strain transferred transformation principle to living R strain, जिसने इस लिविंग आर स्ट्रेन को कन्वर्ट इनटू लिविंग एस स्ट्रेन। ठीक है। दिस ट्रांसफर्ड मटेरियल is called transformation principle. अब बाद में जाके क्या हुआ कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को जो है, इसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया एंड शो किया गया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में जो मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूल है क्या चीज़। एंड दैट वाज बीइंग डन इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज डन बाय द एवरी, मैक्लॉयड एंड मकार्थी, 3 साइंटिस्ट ने किया था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग राइट नाउ, बट आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। वी हैव अ डिटेल्ड डायग्राम, और ये डायग्राम सिर्फ इसी चीज़ का है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। दिस एक्सप्लेनेशन जो है, दिस एक्सप्लेनेशन का ही डायग्राम यहाँ पे गिवन है। ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज़ डन बाय एवरी, मैक्लॉयड एंड मकार्थी। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि एवरी, मैक्लॉयड एंड मकार्थी का एक्सपेरिमेंट है, जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल अभी ग्रिफिथ से समझा, उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है। So in the year 1944, 3 scientists, Oswald Avery, मैं नाम इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज कभी कभी नाम पूछ लेता है, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मकार्थी proved that the molecule responsible
responsible for transformation is DNA। प्रूव किया कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए हो रहा है, DNA के लिए हो रहा है। एंड हेंस DNA is the genetic material। ये प्रूफ किया गया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने किया क्या, अच्छे से देखो। मैं एक बार यहाँ से समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो किया क्या गया यहाँ पे, हम लोगों ने एस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट को लिया। किसके एक्सट्रैक्ट को, एस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट को हमने लिया। जो अपना हिट किल्ड एस स्ट्रेन था उसका हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट लिया। उसमें हम लोगों ने एक टाइम पे कुछ एंजाइम नहीं ऐड किया, एंड आई हैव एडेड इट टू लीविंग आर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हिट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं डाला, उसको मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ, और हमको मिला दैट द माउस डाइज। ये तो ऑलरेडी ग्रिफिथ ने बता दिया था। अब फिर से हम लोगों ने वही एक्सट्रैक्ट लिया, प्रोटीएज ऐड किया जो कि डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। देन आई हैव एडेड इट इनटू द लिविंग आर स्ट्रेन। यहाँ भी हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, दैट द माउस डाइज। इसका मतलब प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट। प्रोटीन अगर प्रेजेंट नहीं भी है, तब भी माउस इज डाइंग। दैट मीन्स प्रोटीन इज नॉट कॉजिंग द डेथ ऑफ द माउस, इट इज सम अदर केमिकल। हमने उसके बाद इस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट में कार्बोहाइड्रेज या एमाइलेज ऐड किया, एडेड इट टू द लिविंग आर स्ट्रेन। वी कैन सी दैट द माउस डाइज। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट होने पर भी द माउस इज डाइंग, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द genetic material which is being transferred, or it is not the molecule, it is not the transformation principle. I have added RNAs to the extract, added it to the R strain, the mouse dies. That means RNA is also not the genetic material. When I did with it the same experiment with DNAs, we can see that the mouse lives. इसका मतलब ये है कि जब DNA सिस्टम में नहीं है तब माउस बच जा रहा है, लेकिन अगर DNA प्रेजेंट है then in that case the mouse dies. That means obviously the DNA is the genetic material. DNA is the one that is being transferred. अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे, ये तो अपना पूरा आइडिया हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द होल एक्सपेरिमेंट। नाउ वी हैव टू सी दैट what to write and what are the things that are present। ठीक है, so let us start writing। तो हम लोग अब लिखेंगे क्या, ठीक है। so chemical constituents are extracted from heat killed S strain। S strain से जो है हम लोगों ने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला उससे। देन they are treated with some specific enzyme, with some specific enzymes, and then mixed with
leaving R strain, leaving R strain, seeming that the molecule responsible for transformation will be taken up by leaving R strain, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले तो एक्सट्रैक्ट निकाला एस स्ट्रेन से, हिट किल्ड एस स्ट्रेन से, फिर हम लोगों ने उसमें कुछ एंजाइम से ट्रीट किया, जैसे प्रोटीएज हो गया, आरएनएज हो गया, डीएनएज हो गया, ऐसे सब एंजाइम से हम लोगों ने क्या किया, इसको ट्रीट किया। फिर हम लोगों ने उसको मिक्स कर दिया लिविंग आर स्ट्रेन से, ये सोच के कि भाई जो है अपना लिविंग आर बैक्टीरिया जो है वो उस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा अपने अंदर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, ठीक है। एंड देन इट इज इंजेक्टेड इन द माउस to test the virulence, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हमको रिजल्ट मिला है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ, और जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, डीएनए है और आरएनए है। आई एम नॉट राइटिंग द फुल नेम बिकॉज आई फील व्हेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, since this is not just a verbal note that I'm giving, I'm making you understand on the way, so आपको समझ में आ जाएगा। P for protein, CHO means carbohydrate, L lipid, DNA and RNA। इसमें मैंने कोई भी एंजाइम ऐड नहीं किया, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम इसमें ऐड नहीं हुआ, और इसको मैंने ऐड किया लिविंग आर स्ट्रेन से, और जैसा एक्सपेक्टेशन वैसा काम, दैट इज इन पांचों में से कोई एक रेस्पॉन्सिबल है जो विच इज कॉजिंग द डेथ ऑफ द माउस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द माउस डाइज, ठीक है, नाइस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यही जो एक्सट्रैक्ट था अपने पास, दैट इज हीट किल्ड एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट, इसमें मैंने ऐड कर दिया एमाइलेज, दूसरे कलर से लिखता हूँ, इसमें मैंने ऐड कर दिया एमाइलेज। जैसे ही मैंने एमाइलेज ऐड किया, इंस्टेंटली फ्रॉम द मीडियम कार्बोहाइड्रेट वाज रिमूव्ड। सभी मीडियम में प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए है और आरएनए है, और इसको मैंने ऐड किया लिविंग आर स्ट्रेन से। इन दैट केस द माउस डाइज, दैट मीन्स पहले 5 था, अभी 4 हो गया, इन चारों में से कोई एक रेस्पॉन्सिबल है। आगे यही सोल्यूशन हीट किल्ड एस स्ट्रेन का हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट लिया, और उसके साथ हम लोगों ने ऐड किया protease is an enzyme that will digest the protein inside the solution। so प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, उसको मैंने लीविंग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया,
और चेक किया कि दैट द माउस इज स्टिल डाइंग, दैट मीन्स प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। मैं यहाँ पे इसका इन्फरेंस भी लिख सकता हूँ, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। इसका इन्फरेंस में लिख सकता हूँ प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब आगे इसमें क्या क्या है, लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें जो है मैंने ऐड किया, इसमें मैंने ऐड किया लाइपेज। क्या करेगा लाइपेज? विल रिमूव ऑल द लिपिड फ्रॉम द सॉल्यूशन। और इस चीज़ को हमने ऐड किया लीविंग आर स्ट्रेन से, लीविंग आर स्ट्रेन से, एंड वी कैन सी दैट द माइस dies. That means lipid is not responsible. अभी इसमें सिर्फ दो ही चीज़ पड़ा हुआ है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। इन दोनों में से कोई एक रेस्पॉन्सिबल है। सो वी हैव टेकन दिस हीट किल्ड एस स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट and I have added RNAs. RNAs का काम क्या है? To remove the RNA from the medium, and now it contains only DNA added to the living enzyme or the living R strain, not enzyme, and we can see the mouse dies. That means RNA is not responsible. चाहूँ तो एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है DNA इज़ द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द माउस। बट इसको आपको प्रूफ भी करना होगा। कैसे आप प्रूफ करोगे? कि हीट किल्ड आपने एस स्ट्रेन लिया है और उसका आपने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिया था, और इसमें आपने ऐड कर दिया, इसमें आपने ऐड कर दिया डीएनएस को, इस पे आपने ऐड कर दिया डीएनएस को, ठीक है। डीएनएस क्या करेगा? डीएनएस विल डिस्ट्रॉय ऑल द डीएनए इनसाइड द सॉल्यूशन, और इसको आपने ऐड किया लीविंग आर स्ट्रेन के साथ, लीविंग आर स्ट्रेन के साथ। और आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया दैट हियर इन दिस केस द माइस सर्वाइव्स। फ्रॉम हियर यू कैन से डीएनए इज द रेस्पॉन्सिबल वन दैट इज कॉजिंग द डेथ ऑफ द माउस। और यही है पूरा एक्सपेरिमेंट। दिस इज व्हाट वर बीइंग डन बाय एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्थी। हर एक बायोमोलिक्यूल को हटाने के लिए they used a specific type of enzyme, and those specific enzymes removed a particular biomolecule, and that is how they arrived to the solution that yes, DNA is the genetic material. So what are the conclusion given? conclusion क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? मैं जैसे बोला था कि एक्सपेरिमेंट नीचे लिखेंगे, पहले ऊपर कंक्लूजन लिखेंगे, बिकॉज दिस पोर्शन यहाँ पे तो होता नहीं। पहला कंक्लूजन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये पहला कंक्लूजन उसने दिया। दूसरा कंक्लूजन सॉरी दैट DNA carries hereditary information and is responsible
and is responsible for carrying genes. ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन जो है एवरी मैक्लॉयड मैकार्थी एक्सपेरिमेंट से मिला है. क्या क्या कंक्लूजन? एक तो हो गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा हो गया ये कि डीएनए में जो है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है बिकॉज इट इज़ द वन विच इज़ कैरिंग द जीन्स. सो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट इट वॉज प्रूव्ड कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. बट फिर भी some scientists were there who raised the question कि how can you say that this DNA that is causing the transformation is 100% pure. शायद यहाँ पे कुछ प्रोटीन का contamination हो. Maybe some proteins are still attached to the DNA which is causing the death of the mouse. तो उसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, and that is the final nail in the coffin which proves that yes, DNA is the genetic material. And that experiment is what? That experiment is the Hershey and Chase experiment. So in the next one, in the next preference, we are going to study about the Hershey-Chase experiment. Chalo, let us see. Before we move into the Hershey-Chase experiment, I want to give you a preview of it. एक preview आपको जानना बहुत ज़रूरी है because इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास मिलेगा जो आपको शायद पता भी है मे बी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ. तो इसमें जो है ना, इसमें आपको और हर्शे और चेस ने यहाँ पर दे हैव टेकन बैक्टीरियोफाज T4 एंड ई कोलाई. दे हैव टेकन these two organisms for their experiment. अब बैक्टीरियोफाज T4 कैसा दिखता है? बैक्टीरियोफाज T4 का अगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको शो करूं, सो दे हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में दो ही चीज़ होता है. एक होता है आउटर कोट, ठीक है, और एक होता है इनर जेनेटिक मटेरियल. अब ये जो इनर जेनेटिक मटेरियल इसका है ये डीएनए है, और ये जो इसका आउटर कोट है वो प्रोटीन है. तो क्योंकि पिछले साइंटिस्ट ने पिछले एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करके यही क्वेश्चन किया था कि आपको कैसे पता कि ये डीएनए है या प्रोटीन है दैट इज कॉजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. कहाँ से आप बता सकते हो कि डीएनए जो है यहाँ पे एकदम इट इज़ प्योर डीएनए, नॉट नो कंटेमिनेशन ऑफ प्रोटीन इज देयर. तो उसको प्रूव करने के लिए हर्श एंड चेस ने बोला ठीक है भाई, बाकी सब जो बायोमोलिक्यूल है उसको हटाए थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डीएनए और प्रोटीन को लेके बात करेंगे. और उसमें जो है अपने पास एक बहुत फेमस ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियोफाज T4 जो कि एक वायरस है, एंड दैट हैज़ ओनली डीएनए एंड प्रोटीन इन इट. अब इसके साथ ई कोलाई का कैसा रिलेशन है? व्हाट इज़ द रिलेशन? तो इसके लिए ना बैक्टीरियोफाज T4 का लाइफ साइकिल आपको पढ़ना होगा. इसके लिए बैक्टीरियोफाज T4 का आपको लाइफ साइकिल पढ़ना होगा. अब इसका लाइफ साइकिल दो टाइप का होता है, एक है लाइटिक, एक होता है लाइसोजेनिक. ठीक है, लाइटिक में क्या होता है? इन केस ऑफ लाइटिक द वायरस kills the bacteria by bursting it. I will show you with the diagram, don't worry. And in case of lysogenic life cycle, the virus does not kill the bacteria, but houses in it. उसके अंदर रहता है और उससे थोड़ा थोड़ा करके ये वायरस निकलता रहता है. तो देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है लाइटिक से फेज के ही बात करेंगे. तो लाइटिक फेज में क्या होता है?
लाइटिक फेज में क्या होता है? स्टेप 1, सो वी आर स्टडिंग लाइटिक फेज. लाइटिक फेज में क्या होता है? स्टेप 1, बैक्टीरियोफाज T4 attaches to E. coli and injects its genetic material. वो क्या करेगा? उसके सरफेस पे आके बैठेगा. सरफेस पे आके बैठने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा. ये इसका बैक्टीरिया हो गया, राइट. और इसके सरफेस पे आके कौन बैठेगा? दैट इज दिस T4 वायरस विल कम एंड सिट एंड इट विल इंजेक्ट अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उस जेनेटिक मटेरियल को वो इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा. नाइस, वेरी गुड. सेकेंड स्टेप, the genetic material then hijacks the bacterial machinery and takes control of the cell and divides, or you can say a particular word, that is replicates very fast. तो क्या होता है? ये तो बैक्टीरिया था. अब इस बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, इसने क्या किया? ये पूरे बैक्टीरियल सेल को हाईजैक किया एंड इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल. खुद के जेनेटिक मटेरियल को ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. स्टेप नंबर 3, आफ्टर a certain time the virus bursts the bacterial cell and the viral particles are released and ready to infect the other cells. तो एक टाइम आता है जब ये जो E. coli बैक्टीरिया है, इट बर्स्ट्स ओपन और इसके अंदर से जो है वायरस पार्टिकल्स निकल के आ जाता है. दे कम आउट ऑफ द सेल एंड दे आर रेडी टू इन्फेक्ट न्यू सेल्स. ये जो है नए सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है. तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर हर्शे एंड चेज ने यूज़ किया in order to study this whole transformation. and क्या स्टडी किया वो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे. चलो, let us see. The final answer, that is Hershey-Chase experiment in the year 1952. Alfred Hershey and Martha Chase performed experiments that proves that DNA
is the genetic material. अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद किसी के अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें से यू कैन सी दैट दिस बैक्टीरियोफाज looks like this organism, okay, the diagram that is being shown here. अगर आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में आपको एक बाहर का कोट दिखेगा, राइट। जिस कोट का नाम क्या होता है, जिस कोट का नाम होता है कैप्सिड, ठीक है। अब ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन से बनाया जाता है, और ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आवर डीएनए, ठीक है। सो they have used the concept of this bacteriophage which infects a bacteria to identify the genetic material, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, अच्छे से देखना, मैं अच्छे से एक एक छोटा छोटा करके टॉपिक आपको दिखाऊंगा। सो बैक्टीरियोफाजेस were grown in a medium containing radioactive isotopes। तो बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जहाँ पे क्या है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन these phages were allowed to infect the bacteria, and specifically which bacteria, that is E. coli, ठीक है। जब भी बैक्टीरिया यहाँ पर बोलेंगे तो आपको समझ लेना है कि E. coli के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। अच्छा, सो आफ्टर इन्फेक्शन the mixture is blended in a blender to separate the phage particles and बैक्टीरियल सेल्स। अच्छे से समझो, ठीक है। हमने बैक्टीरियोफाज ग्रो किया एक ऐसे मीडिया में जहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट रहता है। अब किसको मैंने कहाँ पे रेडियो एक्टिव किया उसके बारे में मैं बाद में आ रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बैक्टीरियोफाज ग्रो किया जो कि एक रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ है। उसको मैंने अलाउ किया कि भाई तुम जाके एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो, और फिर मैंने उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद क्या हुआ, ब्लेंड करने के बाद जो ये बैक्टीरियोफाज इस सेल के साथ अटैच था, दे गॉट सेपरेटेड। देन इन स्टेप नंबर 4 द मिक्सचर is centrifuged। अब आपको ऑलरेडी पता है कि एक बैक्टीरिया जो है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ अ वायरस, तो वो ज़्यादा भारी होगा, वो नीचे की तरफ डिपॉजिट होगा, और ऊपर जो लिक्विड रहेगा उसमें क्या रहेगा, इट विल कंटेन द वायरस इन इट। सो फ्रॉम
दी पेलेट, पेलेट किसको कहते हैं, जो अपना नीचे जमा हुआ है उसको हम लोग पेलेट कहते हैं, ठीक है ना, पेलेट। फ्रॉम द पेलेट बैक्टीरिया will be obtained and from the supernatant जो कि ऊपर का सॉल्यूशन है, दिस इज योर supernatant, we will get वायरस, ठीक है, नाइस। वायरस स्पेसिफिकली वायरस का कौन सा पोर्शन, कोट का पोर्शन, बिकॉज ऑलरेडी उसने जब अटैच किया तो डीएनए अंदर ही डाल ही दिया, राइट। अच्छा, वेरी गुड। नाउ अब हमने क्या किया, अब देखो, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन कौन सा हम लोगों ने यूज़ किया, कौन कौन सा पार्ट जगह रेडियो एक्टिव हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो 2 इंजीनियर्ड बैक्टीरियोफाज T4s, ठीक है, एक को हम लोगों ने ग्रो किया इन प्रेजेंस ऑफ P32 और एक को हम लोगों ने ग्रो किया इन प्रेजेंस ऑफ S35। दोनों रेडियो एक्टिव है, P32 भी रेडियो एक्टिव है, S35 भी रेडियो एक्टिव है। जिस बैक्टीरियोफाज को हम लोगों ने P32 के प्रेजेंस में ग्रो किया, उसमें जो है डीएनए इज रेडियो एक्टिव and protein is non radioactive, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि अपना जो प्रोटीन था वो नॉन रेडियो एक्टिव रह गया, बट अंदर का जो डीएनए है दैट इज रेडियो एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P32, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड S35 में क्या हुआ, इस कंडीशन में डीएनए इज नॉन रेडियो एक्टिव एंड प्रोटीन इज रेडियो एक्टिव। इसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव बन गया, लेकिन अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉन रेडियो एक्टिव हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ S35, क्योंकि सल्फर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट पैरेलली हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसी को मैं एकदम थ्योरी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना, सी इट वेरी केयरफुली। So 2 experimental setups followed in the same procedure as I have mentioned just now, ठीक है। So experiment number 1, experiment number 2, both of them are occurring parallelly। इसमें P32 labeled DNA हम लोगों ने लिया है और इसमें S32 labeled प्रोटीन हम लोगों ने लिया है, ठीक है। अच्छा, phages with P32 labeled DNA were to infect बैक्टीरिया। और जब इसने हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी जो है डीएनए में डाला, तब हम लोगों के पास जो रिजल्ट आया, पेलेट में हम लोगों ने क्या देखा, पेलेट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और उसमें हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी का प्रेजेंस देखा।
और सुपरनेटेंट में जिसमें वायरस पार्टिकल्स होता है, उसमें हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यही हुआ है कि ये बैक्टीरियोफाज ने जब जाके उस बैक्टीरियम के ऊपर हिट किया, आफ्टर दैट इट हैज़ इंजेक्टेड ओनली द डीएनए, नॉट द प्रोटीन। अगर प्रोटीन को इंजेक्ट करता तो अंदर मुझे रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखता, ठीक है। और अगर डीएनए को इंजेक्ट किया है तो रेडियो एक्टिविटी मुझे उसके अंदर दिख रहा है। वी कैन सी दैट द रेडियो एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द पेलेट। अब जहाँ पे मैंने S32 से आउटर प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव किया है, उसको भी मैंने अलाउ किया दैट फाजेस विथ S32 लेबल्ड प्रोटीन to infect the bacteria, तब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो पेलेट है, इस पेलेट के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन सुपरनेटेंट में जो कि बैक्टीरियल सेल के बाहर था, उसमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर प्रोटीन को ही जाना है, अगर प्रोटीन ही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, देन इन दैट केस द प्रोटीन, व्हेन आई हैव लेवल्ड द प्रोटीन, तो रेडियो एक्टिविटी पैलेट में मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो है नहीं। इसका मतलब कि इन दोनों में से, प्रोटीन और डीएनए में से कौन ट्रांसफ़र हुआ है? वही ट्रांसफ़र हुआ है जो यहाँ पे डीएनए शो कर रहा है। जब डीएनए रेडियो एक्टिव है तब बैक्टीरिया के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी मिल रहा है, जब डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है तब बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। सो इट मीन्स डीएनए हैज़ एंटर्ड, और इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स प्रोटीन हैज़ नॉट एंटर्ड, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया? इस एक्सपेरिमेंट का पूरा कंक्लूजन क्या हो गया? सो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, डीएनए entered the bacteria, not protein. So protein is not the genetic material, and we can say DNA is the genetic material, और क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर सकते हैं? This experiment proves that genes are found on DNA. प्रोटीन में नहीं मिलता है जीन्स, ठीक है। And it also confirms the observation of Avery, McLeod and McCarthy. Avery, McLeod and McCarthy was the first scientist who said DNA is the transforming principle. तो उसको हॉर्शे एंड चेज ने एक्सप्लेन करके बता दिया कि हाँ भाई, वही दोनों जो है वो करेक्ट थे, ठीक है। So this was about the three famous experiments. First was by Griffith, transformation principle. Second, biochemical characterization of transformation principle by Avery, McLeod and McCarthy. And the final answer was given by Hershey and Chase. So in this whole series we have solved, or we have understood about these experiments. In the next video we will be discussing about the deoxyribonucleic acid and also ribonucleic acid, also their chemistry. And in the successive videos we will be discussing about the rest of the chapter. So I hope you understood whatever I have taught you, and thank you for listening. If you have any questions, you can reach me out in the comment section. And until the next video comes, learn these things, read your book,
learn, share with your friends, subscribe the channel, give a like, drop a nice comment, and that's all. Thank you everyone.